बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजराइल ने यमन पर जो हमला किया है ये इतना ख़तरनाक हमला था, लेकिन हैरान कुन तौर पर असल टारगेट इस हमले के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चीफ था। ये जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चले इनको गौर से देखिए। WHO का डायरेक्टर बैठा हुआ था और सीन ये होता है कि वहाँ पर हमला हो जाता है इजराइल की जानिब से। इजराइल करता है स्ट्राइक, वहां पर उस शख्स को फौरी तौर पर निकाला जाता है और निकाल कर वो आगे लेकर जाते हैं और उसको, यानी आप समझ रहे, आखिरी लम्हात में उसको बचाया है। वरना अगर इस बिल्डिंग के ऊपर आकर ये गिरता, ये मुकम्मल तौर पर ये तबाह हो जाते और इसमें जितने लोग थे ये बच के निकले, सारे के सारे मारे जाते। इजराइल असल में इस शख्स को काफ़ी अरसे से रास्ते से हटाना चाहता था, क्योंकि WHO में इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो आ चुका है चाइना का 2020 के बाद। और ये असल में यमन में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं काफ़ी अरसे से वहाँ पर, यानी जो हेल्प कर रहे हैं और गज़ा के अंदर भी कर रहे हैं। पिछले काफ़ी अरसे से इजराइल इनको तनकीद का निशाना बना रहा था। अब उसने क्या काम किया, उसने कहा कि एक ही हमले के अंदर मेरे दोनों काम हो जाएंगे, यमन पर भी हमला हो जाएगा और WHO के चीफ को भी मैं उड़ा दूंगा, यानी डायरेक्टर को भी उड़ा दूंगा। अब सीन वहां पर ये होता है कि WHO का डायरेक्टर, असल कहानी यहाँ पर आज पता चली है कि इजराइल का सबसे बड़ा इशू ये हुआ है कि उनके पास जो इंटेलिजेंस मालूमात थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी इंटेलिजेंस मालूमात, और उस इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद के ऊपर असल में इन्होंने हमला किया है। और ये वीक इंटेलिजेंस मालूमात थी, यानी असल में इन्होंने काफ़ी हद तक हमला किया लेकिन उस एग्जैक्ट जगह पर हमला नहीं हो पाया जहां मेरे बंदा था। इसका मतलब है कि जो इंटेलिजेंस मालूमात इनके पास हसन नसरुल्लाह के हवाले से थी या जो इस्माइल हानिया के हवाले से, वो यमन के अंदर इनके पास मौजूद नहीं है। उसकी वजह क्या है? अब आप ज़रा ये देखिए, जुमे की नमाज हुई है और उसके बाद लोग निकले हैं सड़कों पर, और इस दफ़ा जो लोग सड़कों पर यमन के अंदर निकले हैं वो लोग बड़े शदीद गुस्से में हैं। अब जानते हैं वो क्या कह रहे हैं? वो इस दफ़ा कह रहे हैं अपने तमाम के तमाम, यानी जो लोग हैं, लीडर्स हैं, उनको कह रहे हैं कि जी इनफ इज़ इनफ हो गया है। आप लोग उन पर हमला कर रहे हैं इजराइल पर, अब हमें हमला नहीं चाहिए, हमें आप वहाँ पर भेजें। हम लाखों की तादाद में हमें किसी तरह जुगाड़ लगाएं, चाहे स्मगल करके करें या फलाना करके करें, हमें आपने रवाना करना है, हम वहाँ पर जाकर हमला करें और इजराइल में लड़ाई करें। हमने यहाँ ट्रेनिंग ले ली, हमने सारा कुछ कर लिया, अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। हमने इनके शिप्स भी तबाह कर ली, अब जंग को आप इजराइल तक लेकर जाएं और हमने वहाँ पर हमला करना है। ये असल में इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है कि यमन का मामला इतना ज़्यादा उलझ चुका है अब इजराइल के लिए कि यमनी इस वक्त डिमांड ये कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर नहीं रहना, आपके पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपके पास तमाम चीज़ें हैं, आप किसी ना किसी तर्ज पर कर हमें वहाँ पर भेजें। अब अवाम का आप देखिए गुस्सा लावा किस तरह फट रहा है। एक तरफ ये मामला, दूसरी तरफ इजराइल के अंदर सीन ये हुआ है कि अभी सर्वे आया है तो पता है उनको ये चला, जो उनके रोंगटे खड़े कर दें, 80% अवाम इजराइल की वो शदीद कर्ब में है जब से यमन ने दोबारा हमला शुरू किया है। और वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने मुकम्मल तौर पर तबाही के बीज बो दिए हैं, हमारे लिए बर्बादी का सामान आ रहा है और हमें किसी सूरत अब ये नहीं चाहिए। एक तरफ गजा जंग बंद नहीं इन्होंने की, अब यमन ने हम पर हमले शुरू कर दिए। अब आप ज़रा ये तस्वीर देखें जिससे आपको अंदाज़ा होगा, ये यमन ने इन पर अटैक किया है, यानी आप ये सोचें कि कितने बड़े पैमाने पर ये थार्ड इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही इन्होंने हमला किया है, अमेरिका ने भी हमला दोबारा कर दिया है, बरतानिया ने भी हमला कर दिया है, तो उन्होंने उसके बाद इन पर हमला कर दिया है जो उसको रोकने की वो कोशिश करें। अब यमन ने असल में अगला काम ये करना है, इनकी बंदरगाह को वो निशाना बनाएंगे। अब वो असल जो लड़ाई होने जा रही है, अब आप सोचें कि आपने WHO का चीफ मार दिया। देखिए इसराइल को इस बात की कोई परेशानी नहीं है कि हम WHO को चीफ को मार दें, आकर फलाना कर दें, वो तो ऐन मौके के ऊपर उन्होंने इसको बचा कर ले गए, वरना तो आप बताइए कि यहाँ पर बचता ही ना। यानी सिर्फ आखिरी लम्हात के अंदर उसको बचाया है और वो भागता हुआ गया, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से यूनाइटेड नेशन और WHO पर इजराइल तनकीद ये कर रहा था कि ये एक घटिया इदारा है और ये दहशतगर्दों से मिले हुए फलाना। यानी आप देखें यूनाइटेड नेशन को मानता ही नहीं है। जिस यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन के टुकड़े करके, उसके दिल के टुकड़े करके इजराइल को दे दिया था, उसको वो कहता है तुम्हारी औकात ही कोई नहीं। क्योंकि अब सूरत हाल ही है कि आप यूनाइटेड नेशन के कानून के मुताबिक जाएँ, आपको यरूशलेम से लेकर तमाम इलाके छोड़ने पड़ेंगे, आपको 1948 की पोजीशन पर जाना पड़ेगा और ये वो जाने के लिए तैयार नहीं है।
अब असल बात यह है कि इन्होंने उनके लीडरों को भी मारने की कोशिश की। यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि यमन के अंदर उस लेवल की इंटेलिजेंस मालूमात इनके पास नहीं है, इसीलिए तो हमले जितने भी वो कर रहे हैं वो हमले कामयाब नहीं हो पा रहे। अब अगला मरहला क्या है, देखिए एक तो वो इनकी एयरपोर्ट्स को हिट करने के लिए जा रहे हैं, यानी अब इजराइल के अंदर उनकी एयरपोर्ट्स को ऑलरेडी उन्होंने हिट करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन जो अगला मरहला है वो तो बड़ा ही हैरानकुन और अजीब है। यमन को ये हिट कर रहे हैं और उसके बाद यमन ने इनको बैकवर्ड हिट करना शुरू किया। अब बरतानिया और अमेरिका ने भी इन पर आज स्ट्राइक किया है। अब असल कहानी ये है कि अमेरिका को ये टारगेट कैसे करेंगे। देखिए अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, हुआ क्या है इस दफ़ा बड़ा अजीब मामला हुआ है कि इन्होंने यमन पर हमला किया है और अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर और चीज़ें हैं उसको वो आगे बहा कर ले गए हैं, यानी पीछे तक ले गए हैं। ये सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है कि यमन के डर और खौफ से उन्होंने अपने तमाम के तमाम सामान और इन चीज़ों को वो पीछे ले गए। यानी ये बड़ा अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है कि इस दफ़ा उनको अंदाज़ा ये हुआ है कि हमारे साथ होने क्या लगा है। यानी पूरी तरह उनको डर था। अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर को मूव किया पीछे, फिर जहाज़ उड़ाए और जल्दी ऑपरेशन करके आए। इस दफ़ा वो इस तरह का हमला नहीं कर पाए जैसे हमला उनको करना चाहिए था, जैसे आम रूटीन में वो करते हैं, इस तरह उनको खौफ है। और जैसे ये हुआ उन्होंने उसके बाद फिर यानी इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। देखिए आज नहीं तो कल दो सूरत हाल होने वाली है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। या तो इजराइल के अंदर कोई बहुत ही सेंसिटिव एरिया हिट होने वाला है या यमन के अंदर कोई किसी लीडर को मारने की तैयारी है। दोनों में से कोई एक काम होना, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों हो जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक ना हो, यमन के अंदर वाला काम ना हो, लेकिन इजराइल के अंदर जो होना है वो लाजिम है। उसकी वजह ये है कि यमन के अंदर जो लीडर्स हैं उनको आप चाहे नुकसान भी पहुंचा लें, उनकी पॉलिसी नहीं बदलने वाली। ये अफगानिस्तान की तरह है, मुल्ला उमर रहे ना रहे पॉलिसी उनकी नहीं बदलेगी, वो लड़ाई करते रहेंगे। इवन कि आपको याद होगा कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में था तो उन्होंने कहा था कि भाई हम 100 साल के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, हम नस्ल दर नस्ल लड़ने के लिए तैयार हैं, आपको यहाँ से जाना होगा। वो तो उस वक्त की सूरत हाल ये थी कि ट्रंप ने जो वाइज फैसला लिया तो उसने मामला तय करवाया, वरना अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट जिसके मुंह को खून लगा हुआ है, जो दुनिया में रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाने में आगे आगे होते हैं, जो उनके खिलाफ खड़ा हो जाए उसको हटा देते हैं, जेलों में फेंकवा देते हैं। और रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अब हालत ये है कि ट्रंप की टीम ने कहा है कि जितनी जगह हमने रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाया वहाँ की आवाम हमारे खिलाफ खड़ी हुई है, नाकामी हुई है, उस मुल्क के अंदर पहले से ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल हुई है। ये रिसेंटली हमने सुनने को मिला है। अब असल बात यह है कि आप यमन के अंदर ये काम करने की कोशिश करें। यमन में असल में चाह क्या रहे हैं, वहाँ की आवाम को सड़कों पर निकालने की कोशिश करें। देखिए यमन में सीन क्या है कि यमन की एक ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ पर अगर लोगों को कई दिन तक खाना ना मिले वो खाने के बगैर रह लेते हैं। यानी आप ये सोचो उनकी सूरत हाल बड़ी अजीब है, उनको कई कई दिन तक अगर खाना नहीं मिलता तो वो खाने के बगैर रह लेते हैं। लेकिन वहाँ पर सीन ये होता है कि वो कहते हैं कि हम गैरत के नाम पर कोई सौदा नहीं करेंगे। यानी इस वक्त उनका जो बजट है, जाहिर सी बात है बड़ी तादाद के अंदर असले पर जा रहा है। वो कहते हैं ठीक है आप जा रहे हैं आप जाएं। आपने देखा नहीं यमन के लोग ज़्यादातर आपको दुबले पतले नज़र आते हैं, तो आम रूटीन में उनके जो आम लोग होते हैं वो दुबले पतले इसलिए आपको नज़र आते हैं क्योंकि वो खाना कम खाते हैं। इस वक्त की सूरत हाल, इसराइल के ऊपर हमला होना, इसराइल का WHO के चीफ को मारने की तरफ आना, ये कोई छोटे इक़ामात नहीं थे। अब आप ये सोचें कि जब इन्होंने इनको मारा है तो उसके बाद सिक्योरिटी किसकी टाइट है। यानी बड़ी अजीब सूरत हाल है। जब ये किसी लीडर को या किसी को हमला करने जाते हैं तो सबसे पहले अपने लीडरों को बंकर्स में भेजते हैं। अब आप ये सोचें कि बंकर्स में आप जाते हैं और उसके बाद नेतन्याहू को छुपाया जाता है, आर्मी चीफ को छुपाया जाता है और बाकी लोगों को छुपाया जाता है कि दिन आप हमला करें। सीन ये हुआ है कि इस दफ़ा यरूशलेम के ऊपर हमला किया गया है। यानी इन्होंने कहा है कि जो मिसाइल इस दफ़ा आ रहे थे वो यरूशलेम के ऊपर से होते हुए गए हैं। ये कह रहे हैं जी हमने उनको गिराया भी है। और यरूशलेम का मतलब ये है कि अब असल कहानी आने वाले वक्त में जो होने के लिए जा रही है कि वो इजराइल के एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर से चौथे शहर, यानी अब मुख्तलिफ शहरों तक ये मामला होने के लिए जा रहा है। और ये एक लेवल, देखिए पहले नॉर्थ की साइड पर उन्होंने लेबनान ने इनको तिगनी नाच नचाया, अब नॉर्थ की साइड से निकलकर ये दूसरी जगह पर इनको तिगनी का नाच नचा रहे हैं। अब अगर ये निकल गए हैं तिल अवीव से, फिर उसके बाद साफत से, फिर अगर जा रहे हैं यरूशलेम के ऊपर, तो फिर उनकी आवाम के अंदर एक चीज़ पाया जाता है कि यरूशलेम को आज़ाद करवाने के लिए जाएं। देखिए इस वक्त की सूरत हाल को इतनी ज़्यादा आसान नहीं है कि ये यरूशलेम को आज़ाद करवाने के लिए जाएं।
और वहाँ पर जाहिर सी बात है रास्ते दो ही जाते हैं, या तो शाम से जाते हैं या तो शाम इनको रास्ता दे दे, जो कि वो कह रहे हैं हमने तो देना नहीं है। उन्होंने तो ओपनली कल कह दिया ना कि हमने इसराइल के खिलाफ लड़ना ही नहीं है। तो अलकायदा और दाइश तो बनाई इसलिए गई थी ना कि लड़ना नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर वहाँ पर तो जाने से रहे। एक ही सूरत हाल थी लिबनान से, और लिबनान के अंदर की सूरत हाल आपको इस वक्त पता है। असल मसला ये है कि इजराइल को प्रोटेक्शन मिली हुई है इर्द गिर्द के ममालिक से, जहाँ जहाँ बॉर्डर लगता है उसका, चाहे वो मिस्र से लगे, उर्दन से लगता है, उर्दन वाली साइड से भी आ जाते हैं, या इसके बाद शाम या किसी और जगह, तो वहाँ पर कोई इनको जाने की इजाज़त नहीं दे रहा, और इसलिए इजराइल की प्रोटेक्शन इस्लामिक कंट्रीज़ कर रही हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।